आज के इस व्याख्यान में हम लोग फ्रिक्शन पर बातचीत करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है। फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों बॉडी की जो सरफेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन उन दोनों बॉडी के मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन किसी मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए 0 होती है और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है कि वो सरफेस कौन से हैं जो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, वो सरफेस किस तरह के हैं, वो सरफेस रफ हैं या स्मूथ हैं, दोनों में से कोई एक रफ है एक स्मूथ है, दोनों स्मूथ है या दोनों रफ हैं। डिपेंड करता है कि उन कांटेक्ट सरफेस का नेचर कैसा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो डिपेंड करती है कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है सभी कांटेक्ट सरफेस के लिए 0 होती है। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस में जो मोशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसका ऑब्जेक्शन करता है। सपोज दैट मान के चलें कि एक ये कांटेक्ट सरफेस है, एक ये, दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये कांटेक्ट में होने की वजह से अभी ये मूव नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही है, इसकी दो कंडीशन है। या तो पहली कंडीशन ये है कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वेट की वजह से, वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड और नॉर्मल होगा वर्टिकल अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये बॉडी इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड कर सके, मूव कर सके। एक ही कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं। जैसे मान लें कि ये हमारे पास ये घड़ी है, इसका एक एग्जांपल लें कि ये घड़ी है, ये इस सरफेस पर रखी गई है। पहली कंडीशन है कि इस पर कोई फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो इसका जो मास है उसकी वजह से जो वर्टिकल डाउनवर्ड इसका वेट है, इस वेट की वजह से वर्टिकल अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और कोई फोर्स न होने की वजह से, नेट फोर्स 0 होने की वजह से इस घड़ी का कोई मोशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, इस पर मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स इस डायरेक्शन पर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन पर इसका फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पर 1 न्यूटन का हो गया। अब मैंने फोर्स को और इंक्रीज किया, 2 न्यूटन कर दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन पर आगे की ओर, तो पीछे की ओर फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो गया, जस्ट डबल हो गया। मेरे कहने का मतलब, जैसे जैसे मैं अपने फोर्स को इंक्रीज करता जाता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स के इंक्रीज होने की एक मैक्सिमम लिमिट है, वहीं तक केवल इंक्रीज हो पाएगा। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा अगर फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर ये बॉडी मोशन पर आ जाएगी, फिर मूव करेगी, फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। मान के चलें कि इस पर जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, वो 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन पर हो गया फ्रिक्शन फोर्स। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, तो 2 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन पर हो गया फ्रिक्शन। मैंने 3 न्यूटन इस पर लगाया तो 3 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन पर फ्रिक्शन हो गया। मैंने 4 लगाया तो 4 हो गया, 5 लगाया तो 5 हो गए। लेकिन अब अगर 5 से मैं ज्यादा न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई करूंगा तो फिर ये घड़ी मूव करने लगेगी, और घड़ी आगे की ओर मूव कर रही है तो पीछे की तरफ अभी भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन 0 नहीं है। लेकिन क्योंकि ये घड़ी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसलिए इस टाइम जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन जिस टाइम ये घड़ी रेस्ट पर थी, कोई मोशन नहीं था, कोई भी मोशन नहीं था, ये स्टैटिक सिचुएशन पर थी, उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक्स फ्रिक्शन होता है, बिकॉज बॉडी स्टैटिक्स कंडीशन पर है। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करने लगती है, जैसे ही बॉडी मूव करने लगती है, उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है एज ए कंपेयर टू
स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये ध्यान रखना है। फ्रिक्शन फोर्स का केवल इतना ही काम है बॉडी के रिलेटिव मोशन को ऑब्जेक्शन करना, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बॉडी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होती है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही है और उस पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी को मोशन करने के लिए, मोशन में लाने के लिए जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया। लेकिन अगर हमें बॉडी को मोशन में लाना है तो हमें अपने फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी मूव कर पाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो भी, नहीं मूव कर रही है तो मोशन की टेंडेंसी पर है, बिकॉज इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लगा हुआ है, तो मोशन करने की इच्छुक है, मोशन की टेंडेंसी पर है, लेकिन मोशन नहीं कर पा रहे बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन पर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड में एक फोर्स है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम कॉन्टेक्ट सरफेस को रफ करें तो बढ़ जाएगा, अगर स्मूथ करें तो घट जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कॉन्टेक्ट सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है।